नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी में जो निबंध आते हैं 3 सेक्शन में से, उसी सेक्शन में से एक टॉपिक पर अर्थात समसामयिकी कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड निबंध पर। दोस्तों, अगर समसामयिकी विषय की आपको पूरी जानकारी नहीं भी है तो भी घबराइए मत। बस याद रखिए हमारा यह जादुई यूनिवर्सल फार्मूला 7P+4D। इस आधार पर आप किसी भी कंटेम्प्रेरी निबंध को अर्थात एस्से को लिखकर आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं और 100 में 70 प्लस तक भी आप अंक को प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है इस चीज़ को ना समझ लेने की और आप इस आधार पर ना अपने निबंध को लिख देने की। तो चलिए समझते हैं कि मतलब यह है क्या। सबसे पहले हम समझेंगे कि समसामयिक अर्थात कंटेम्प्रेरी मतलब निबंध क्या होता है, किस तरीके के विषय इसमें आते हैं, तब आपको पता चलेगा। तो देखिए, इसमें कौन सा निबंध आता है, जो विषय आपको ना वर्तमान में चर्चा में है, जैसे जिनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या वैश्विक प्रभाव होता है, वह ना समसामयिक निबंध के मतलब टॉपिक में आता है। जैसे हमने यहाँ बता दिया आपको कि एक राष्ट्र एक चुनाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता प्रभाव, डिजिटल इंडिया से डिजिटल लोकतंत्र की ओर, भारत में नई शिक्षा नीति, अवसर और चुनौतियाँ, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। अर्थात इस तरीके की यदि आप कोई टॉपिक आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, आपके पास भले ही जानकारी सीमित हो, लेकिन कैसे आप उसी कम जानकारी के आधार पर एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। आज उसी के विषय में हम 5 मिनट का चर्चा करेंगे और यह 5 मिनट आपके लिए मतलब बहुत ही मतलब बेहतर साबित होने जा रहा है। अर्थात निबंध में आप 20 से लेकर 30 नंबर तक आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि 7P+4D क्या है। पहले शॉर्ट में इसको ना हम आपको समझा देते हैं। देखिए, 7P यानी पहला प्रस्तावना, सेकंड पृष्ठभूमि, तीसरा वर्तमान स्थिति, चौथा सकारात्मक प्रभाव, पांचवा चुनौतियां, छठा समाधान, सातवां सकारात्मक निष्कर्ष। अर्थात 7P मतलब 7 पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको बताया, और 4D मतलब 4 डायमेंशन। जैसे पहला सामाजिक डायमेंशन, दूसरा आर्थिक डायमेंशन, तीसरा राजनयिक या वैश्विक डायमेंशन, चौथा तकनीकी या पर्यावरणीय डायमेंशन। इस आधार पे पूरे निबंध को आप लिख सकते हैं, चाहे कैसा भी कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड निबंध हो। आप यकीन मानिए, एक बार लिख कर देखिएगा। और मैं इसका उपयोग करके 2 निबंध आपको लिख कर मैं बताया भी हूँ कि इसी स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे लिखा जा सकता है, और आपकी एग्जाम्पल के लिए ही मैंने उसे लिखा है। मैं उसे पढ़ूंगा नहीं, बट आप उसे देख जरूर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं 7P+4D फार्मूले पर। तो देखिए, पहला जो मतलब पॉइंट मतलब किसी निबंध का क्या होता है, तो देखिए प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना मतलब कैसे आप शुरुआत करेंगे। तो देखिए, कोई कोट से शुरू करिए, कोई कथन से शुरू करिए, कोई घटना से शुरू करिए, है ना। अब देखिए क्यों, क्योंकि अब देखिए निबंध की शुरुआत यदि आप किसी प्रसिद्ध घटना या ताजा घटना या कोई रोचक प्रसंग से करेंगे तो इससे ना विषय में आकर्षण और गहराई दोनों आता है। कहते हैं ना, एक लाइन है कि तेरे निबंध में सिर्फ उत्तर नहीं, सोच का हुनर दिखता है, हर लाइन में तेरा अंदाज, हर बात में असर दिखता है। तो भूमिका में दिखना चाहिए असर, मतलब प्रभावशाली होना चाहिए कि जो कॉपी चेक करे ना उसके ऊपर ना आप प्रभाव छोड़ सकें। अब देखिए, इसमें वर्तमान प्रासंगिकता से भी थोड़ा सा आप जोड़ें। अब कैसे, देखिए विषय का ना आप सीधा सरल अर्थ बता दें, अर्थात इसका आशय क्या है। फिर आप बताइए कि यह विषय आज के समय में क्यों जरूरी है, और फिर 1-2 लाइन में ना आप बता दीजिए कि यह संकेत देकर कि आप किन किन पहलुओं पर आगे ना आप चर्चा करने जा रहे हैं। आपका यह बेस्ट भूमिका हो गया। और आप यह कदापि मत समझिए कि आपको नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है, बस जरूरत है अपने ऊपर विश्वास करने की, है ना। और फिर आप निबंध को बखूबी लिख लेंगे कम जानकारी के आधार पर भी, क्योंकि निबंध में ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। निबंध ना एक कला है और आपके अंदर भी जरूर है। तो चलिए सेकंड मतलब जो हमने 7 जो पी का जो मतलब 7 पैराग्राफ में जो हमने आपको बताया था, तो दूसरा पैराग्राफ आप क्या बताएंगे, पृष्ठभूमि। अब देखिए पृष्ठभूमि में आप क्या बताएंगे, ऐतिहासिक आधार, पूर्ववर्ती प्रयास या नीतियाँ, घटना चक्रम की शुरुआत कब हुई थी, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
मतलब आप समझाइए कि यह मुद्दा नया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। इसमें यह भी बताइए कि अतीत में सरकारों या समाज या जिससे टॉपिक रिलेटेड हो, संबंधित कौन-कौन से प्रयास किए गए और उसका क्या परिणाम रहा। पृष्ठभूमि में इस तरीके की बातों को आप समझाएँगे। तीसरी चीज़ आप देखिए क्या बताएँगे, मतलब तीसरे पैराग्राफ में। देखिए वर्तमान स्थिति, अब देखिए वर्तमान स्थिति में आप क्या बताएँगे? जैसे कि मैंने अभी लिख दिया है कि अभी क्या हो रहा है। कोई डेटा हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई नीति हो या सरकार की स्थिति हो, इस तरीके के बातें। जैसे इसको थोड़ा-सा विस्तार से समझ लीजिए। जैसे वर्तमान में यह विषय क्यों चर्चा में है, इसका आप उल्लेख करके बता दीजिए। इस पर सरकार ने कौन-कौन सी नई योजनाएँ बनाई है, यदि विषय से संबंधित है तो। अब बताइए कि मतलब अगर कोई इस तरीके से संबंधित है, जिस पे कोई नया रिपोर्ट आया हो या कोई ऐसा घटना जुड़ी हो, तो उस चीज़ को भी बताइए। यदि आपके पास कुछ ऐसे डेटाज़ हैं, मतलब विश्वसनीय आँकड़ा, तो उसको भी लिखने का मतलब प्रयास करें। यदि आपको डेटा याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस उसकी इन तमाम पहलुओं के बारे में ना आप जानकारी को वहाँ पे प्रस्तुत कर दीजिए, आपका निबंध बेहतर हो जाएगा। चलिए चौथा पैराग्राफ की बात करते हैं, चौथा पी का। तो देखिए सकारात्मक प्रभाव, चौथा पैराग्राफ में आप क्या बताएँगे? उसका सकारात्मक प्रभाव। देखिए कोई भी जब मुद्दा होता है ना, उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होता है। मतलब उसकी कुछ सकारात्मक बातें भी होती है ना? जैसे कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक भी होता है। तो देखिए सकारात्मक प्रभाव में आप कितने डायमेंशन का प्रयोग करेंगे? 4, कम से कम 4 हमने लिख कर बता दिया है। देखिए सामाजिक डायमेंशन, अब देखिए सामाजिक डायमेंशन में क्या आता है? चलिए एक बार थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस विषय से समाज को क्या लाभ हो रहा है? जैसे शिक्षा से रिलेटेड अगर टॉपिक है, स्वास्थ्य से, समानता से, जागरूकता या सामाजिक न्याय में सुधार, मतलब इन तमाम बिंदु ना सामाजिक डायमेंशन के अंदर आता है। आप निबंध के टॉपिक के हिसाब से ना लिखना चालू करेंगे। कैसा निबंध है? आर्थिक डायमेंशन, अर्थात आर्थिक आयाम में मतलब क्या होता है? देखिए आप टॉपिक को देखते हुए बताएँगे कि इसका आर्थिक विकास पर असर क्या पड़ेगा, या इसकी मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो इन्वेस्टमेंट या कुछ मतलब इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव, तब बताएँगे कि यह रोज़गार से किस तरीके से संबंधित है, इन्वेस्टमेंट से कैसे संबंधित है, या यह व्यापारिक अवसरों पर कैसे मतलब प्रभाव डालेगा। मतलब जो भी मतलब आपको लग रहा है कि टॉपिक से रिलेटेड हमको मतलब लिखना है, मतलब टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आर्थिक डायमेंशन में ना बहुत सारी बातें आती है, तो आप टॉपिक से रिलेट करके उन बातों को ना आप लिख देंगे, जो भी आपके पास जानकारी है। और देखिए तीसरा डायमेंशन जो राजनयिक या वैश्विक डायमेंशन के अंतर्गत आता है, देखिए इसमें आप क्या बताएँगे? तो देखिए विषय जो भी आपका निबंध का टॉपिक होगा, उससे आप जोड़ेंगे कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मतलब कैसी बनती है, या उसकी छवि पर क्या असर पड़ेगा, या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लेवल की बातें, या वैश्विक भूमिका में भारत की क्या स्थिति है, मजबूत है कि क्या है? मतलब इस तरीके की बातों को ना आप स्पष्ट करेंगे, टॉपिक से जोड़कर, इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब मैं आपको एक यूनिवर्सल मतलब डायमेंशन बता रहा हूँ, तो आप इस बातों को ना वहाँ पे फिट करेंगे जहाँ जो बातें आएगी। अब देखिए तकनीकी या पर्यावरणीय डायमेंशन में किस तरीके की बात आता है, देखिए मैं एक सभी तरीके के निबंध में ना फिट होने वाले बात बता रहा हूँ, लेकिन आप टॉपिक जिस तरीके के आएगा ना उस तरीके से उस बातों को लिखेंगे। अब देखिए तकनीकी और पर्यावरणीय डायमेंशन में क्या बताना होता है, जैसे उस विषय से रिलेटेड तकनीकी तकनीकी प्रगति, या उससे कोई इनोवेशन हुआ है, या वो पर्यावरण संरक्षण या सतत विकास से जुड़ता है विषय, तो आप बताएँगे कि कैसे मतलब इससे यह संबंधित है। इस तरीके के तमाम बिंदुओं को ना आप चर्चा करेंगे। जब सकारात्मक प्रभाव वाला पॉइंट आपको हो जाएगा, तब आप इसका ना कुछ चुनौतियाँ बताएँगे। देखिए कोई भी टॉपिक होता है ना तो उसका कुछ चैलेंजेज़ होता है, तो उसको बताना ना बहुत ज़रूरी है टॉपिक से मतलब जोड़ करके। अब देखिए कैसे? हमने कुछ पॉइंट मतलब कीवर्ड लिखा है, ज़मीनी दिक्कतें, विरोध, क्रियान्वयन की बाधाएँ, नीति और संरचना की सीमाएँ। अर्थात आप बताएँगे कि क्यों, किस कारणों से इस विषय को ना मतलब सही तरीके से लागू करने में कठिनाई हो रही है, या क्या इसके मार्ग में ना चुनौतियाँ हैं, जैसा भी टॉपिक हो। मतलब एक और पॉइंट समझ लीजिए, मान लीजिए किसी संसाधन से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे कि आखिर किस संसाधनों की कमी से ना ये चीज़ें ना मार्ग में इसकी बाधा बन रही है, चाहे क्या तकनीकी दिक्कतें आ रही है, चाहे सामाजिक स्तर पे क्यों इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है, या इसकी नीतियों में क्या खामियां हैं, इस तरीके की चुनौतियों को ना आप बताएंगे, मतलब टॉपिक को ध्यान में देख रखते हुए। फिर देखिए जब पांचवा पैराग्राफ में चुनौतियां बता देंगे, तो छठा पैराग्राफ में मतलब 6 पी में आप क्या बताएंगे? तो देखिए व्यवहारिक समाधान,
नीति सुधार, तकनीकी एवं सामाजिक भागीदारी। तो देखिए समाधान वाले बिंदु में ना आप थोड़ा ना बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करिएगा कि मतलब क्या इसके लिए व्यवहारिक कदम उठाया जा सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि नीति में क्या बदलाव किया जाए, या तकनीकी स्तर पे कैसे मतलब बेहतर करने का प्रयास किया जाए, या लोगों को भागीदारी के लिए जोड़ने के लिए क्या प्रयास किया जाए कि यह मतलब बेहतर हो सके टॉपिक को देखते हुए, या एजुकेशन में क्या परिवर्तन करना चाहिए, या जो मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड है अगर कुछ ऐसा तो कहेंगे कि कैसे लोगों को ना जो उसमें वर्क कर रहे हैं उनको प्रशिक्षित मतलब प्रशिक्षण देकर ना इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। मतलब समाधान आपका सरल और यथार्थपरक और सकारात्मक होना चाहिए। मतलब इस वाले पॉइंट में ना इन तमाम बिंदुओं से संबंधित बातों को आप लिखने का काम करेंगे। जब समाधान बता देंगे तब आप ना निष्कर्ष बताएंगे। देखिए निष्कर्ष में क्या बताएंगे आप, देखिए निष्कर्ष में ना एक्चुअली ना आप जब अंत करेंगे ना तो हमेशा आशावादी दृष्टिकोण और प्रेरणात्मक निष्कर्ष देने का बात करेंगे। मतलब आपका ना इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर ना एक अच्छा प्रभाव डाले। मतलब निबंध का समापन आप इस भाव के साथ करें कि अगर, जैसे एक लाइन में समझाता हूँ, अगर उस टॉपिक का हो कि अगर हम मिलकर प्रयास करें तो यह समस्या अवसर में बदल सकती है, यदि कोई समस्या से रिलेटेड है तो। मतलब इस तरीके से आप बताएंगे ना कि एक आशावादी मतलब एक सकारात्मक झलक दे। कहने का अर्थ है कि कोई प्रेरक वाक्य या भविष्य की सकारात्मक झलक देखकर ना उत्तर को ना बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे निष्कर्ष में। क्योंकि अंत भला तो सब भला बोलते हैं ना, तो अंत भी आपका ना बेहतर होना चाहिए। तो इन तमाम डायमेंशनों को ना मतलब उपयोग करके आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। अब मैं इस सारे मतलब जो स्ट्रक्चर आपको बताया हूँ इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ना 2 निबंध बताने का प्रयास किया है। 2 निबंध कि जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बट हम एग्जाम्पल को पढ़ेंगे नहीं, बस आपको दिखा देंगे। बट दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लें, क्योंकि मैं सारे मतलब ऑल टॉपिक पर इसी तरीके के वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ तक कि मैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट जितने भी तरीके के मतलब टॉपिक है, मतलब GS1 GS2 से भी रिलेटेड जहाँ दिक्कत होती है, उनके प्रश्नों के आधार पर कैसे आप एक अच्छा फ्रेमिंग करके 50% प्लस नंबर पा सकते हैं, मैं उनका भी आपको समाधान बताने का प्रयास करूंगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस स्ट्रक्चर का उपयोग करके मैंने कैसे शॉर्ट में इस निबंध को मतलब फिट किया है, तब आपको पता चलेगा। तो देखिए मैंने एक निबंध लिया, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता उपयोग, अवसर और चुनौतियां। तो मैं सिर्फ कुछ लाइन पढ़ूंगा और आप इसको आप रोक करके वीडियो आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम है तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। तो देखिए मैंने इस टॉपिक्स को मतलब कंटेम्प्रेरी इशूज मतलब विषय को लिया है। तो देखिए प्रस्तावना में मैंने क्या बता दिया है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। पृष्ठभूमि में देखिए मैंने कैसे मतलब कुछ बातों को बताया है शॉर्ट में, इसी सब का ना आपको विस्तार करना है। देखिए वर्तमान स्थिति में मैंने कैसे मतलब कुछ चीज़ों को ना बताया है, आपको इसी तरीके से विस्तार करना है। अब देखिए सकारात्मक प्रभाव में हमने कैसे मतलब चारों डायमेंशन को ले लिया है, जैसे कि सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम, वैश्विक आयाम, तकनीकी आयाम, कैसे हमने जोड़ने का प्रयास किया है। आप इसको ना पढ़ के खुद समझ लीजिएगा। अब देखिए पांचवा मैंने जैसे स्ट्रक्चर में जो बताया था आपको, चैलेंजेस अर्थात चुनौतियां, देखिए हमने क्या बताया है। इस तरीके से आप भी ना उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को ना फिट करने का प्रयास करिएगा। छठा में देखिए समाधान में मैंने कैसे इसके बारे में बताया है। सातवां निष्कर्ष, देखिए मैंने कैसे इसको देने का काम किया है। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे इसको देखकर। रोक रोक के आप वीडियो आप अगर टाइम होगा तो जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए विषय भारत में नई शिक्षा नीति, अवसर और चुनौतियां, मैंने दूसरा टॉपिक लेकर भी इसके बारे में समझाया है। देखिए प्रस्तावना यहाँ भी मैंने कैसे मतलब आपको बता दिया है। सेकेंड पॉइंट पृष्ठभूमि, देखिए कैसे फिर यहाँ भी हमने उसी चीज मतलब उस स्ट्रक्चर के प्रयोग करके हमने कैसे निबंध आपको बताया है। वर्तमान स्थिति मतलब सकारात्मक प्रभाव, मतलब चारों डायमेंशन का हमने कैसे मतलब इससे लिंक करके मतलब आपको बताया। चुनौतियां, अब देखिए समाधान, निष्कर्ष, मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर का प्रयोग करके मैंने आपके लिए 2 निबंध लिख करके बताया। अब आप इस फ्रेमवर्क को ना याद कर लीजिएगा, अर्थात जो 7P+4D जो जादुई आपका यूनिवर्सल फार्मूला है, ये हर तरीके के समसामयिक निबंध अर्थात कंटेम्प्रेरी एस्से में काम आएगा, चाहे किसी भी तरीके का आ जाए। जैसे भारत की G20 अध्यक्षता से ही जोड़कर कोई भी टॉपिक आप इसको लिख कर ना बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए कहावत से रिलेटेड जो निबंध आती है
उस टॉपिक के लिए एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क मैं आपको तैयार करके दूंगा। भले ही आपको ना पता चले, उसका उपयोग करके आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं और काफ़ी बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास टाइम उतना नहीं है कि मैं आपको पूरा निबंध सिखाऊं, और मैंने वीडियो को काफ़ी संक्षेप में बनाने का प्रयास किया है, नहीं तो मैं एक एक टॉपिक को ना एक एक घंटा में आपको समझाता, जिससे आपको निबंध की जानकारी इस तरीके की हो जाती कि आप किसी भी बिंदु को ना निबंध मतलब टॉपिक पे आराम से लिख सकते थे। तो चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।